हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एनआईएस हिंदी, जिसका कोड है 301। उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, जो कि फुल्ली सॉल्व्ड है और विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सेशन 24 में अगर आप अपेयर होने वाले हैं अप्रैल या अक्टूबर 24 में, या फिर उसके बाद के सेशन में आपको एग्जाम देने हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से समझिए और अपनी प्रिपरेशन को करिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, ताकि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, आंसर भी आपको समझ में आ जाए कि भाई आपको किस तरीके से लिखना है। इसलिए लास्ट तक देखें। और अगर हाँ, आपके पास टीएमए के सोल्यूशन नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। हिंदी के अलावा भी आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, वीडियोस देख करके आप अपने टीएमए यानी असाइनमेंट बना सकते हैं, या फिर आप हैंड रिटन रेडीमेड असाइनमेंट या प्रैक्टिकल अगर आप लेना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7303838500, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप अपनी कोई भी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए, पूरा 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा हिंदी का, और टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं आपके? 34। और एग्जाम में भी आपको इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो टोटल 34 आपके क्वेश्चंस हैं, और सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, और जो मार्क्स हैं उनके सामने दिए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, तो उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। ठीक है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको एक पर टिक करना होगा। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक की, मतलब 25 तक की, तो वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 3 अंक के 2 प्रश्न हैं, 7 अंक के 2 प्रश्न हैं, और 10 अंक का 1 प्रश्न है। ठीक है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके 3 मार्क्स वाले, 7 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 से 34 तक की, तो उसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक का मतलब वर्णन करके, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको वो बताने हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो 1 के अंतर्गत 4 अंक के, और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसमें 6 अंक के 4, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 के अंतर्गत 8 अंक का 1 प्रश्न है, जिसमें से कुछ प्रश्नों के जो है वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यानी वहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, एक कर लो, या फिर वो समझ में नहीं आए तो उसके अलावा दूसरा कर लो। चलिए, अभी स्टार्ट कर लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए, यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक लेसन है आपको भरत का भातृ प्रेम। ठीक है। ये आपका जो है काव्यांश है पूरा। तो भरत का भातृ प्रेम जो है उसमें भरत सबसे अधिक दोषी मानते हैं। 4 ऑप्शन है। खुद को दोषी मानते हैं, कैकेयी को मानते हैं, स्वयं के भाग्य को दोषी मानते हैं, या फिर दशरथ को। तो देखिए, भरत का भातृ प्रेम में जो है, जो भरत है वो खुद के भाग को, यानी खुद के भाग्य को दोषी मानते हैं, अपनी किस्मत को दोषी मानते हैं वो। चलिए, और इसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देंगे, अथवा करके दूसरा अगर वो समझ में आए तो ठीक है, ना तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है, परशुराम के उपदेश पाठ में जाति की लगन और व्यक्ति की धुन है, क्या है? वीरता, स्वतंत्रता, भीतरी गुण, या फिर आशनि घात। तो देखिए, आशनि घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत का भातृ प्रेम में भरत के नेत्रों का सौंदर्य बताने के लिए किसका उपमान प्रयुक्त किया गया है? भरत के नेत्र का सौंदर्य, आंखों की सुंदरता बताने के लिए किसका उपमान लिया गया है? तो इसमें कमल का लिया गया है, जल का, नेह का, या मुक्ता का। तो देखिए, भरत का भातृ प्रेम में जो भरत के आंखों की, नेत्रों की सुंदरता के को बताने के लिए कमल का जो है उपमान प्रयुक्त किया गया है। कमल से मतलब कमल की तरह सुंदर बताया गया है। इसमें भी अथवा करके दूसरा ऑप्शन है कि भरत का भातृ प्रेम पाठ में आय उदाहरण फरई की, कोदय, बाली, सुसाली की जगह कौन से विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है। आग के फूल की में खुशबू कैसे आएगी? दूसरा है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है, आसमान पर थूकने से अपना ही नुकसान होता है, या फिर बहुत बढ़ चढ़कर बोलने से अपमानजनक स्थिति होती है। ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, इन सभी की पीडीएफ मिल जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, भरत का भातृ प्रेम में किसके वचन चातुर्य का परिचय मिलता है? मतलब वचन चातुर्य का मतलब कि बोलने में
कौन चतुर है, चतुराई है, तो किसके वचन चातुर्य का परिचय मिलता है? भरत का, राम का, वशिष्ठ का या कैकेयी का? तो देखिए भरत का भातृ प्रेम में जो है वचन चातुर्य जो है वो भरत का ही देखने को मिलता है। अथवा करके अगला क्वेश्चन भी है, जहाँ पर अथवा दिया जाएगा वहाँ पर आप जो है एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, है ना। तो अगला है कि सूरदास के पद की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, जो ये नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं आपको उनको ध्यान से करना होता है, जिसमें वो चीज़ नहीं है वही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि स्वाभाविकता, ऊहात्मकता, मनोरमता या बिंबात्मकता। ठीक है, तो इसमें है आपका ऊहात्मकता। चलिए नेक्स्ट है, किस विकल्प में रूपक अलंकार है? पहला ऑप्शन है केलत खुनिस न कभू देखी। दूसरा है सुनी मुनिवचन राम रुख पाई। तीसरा है पुलक शरीर सभा भर ठाड़े या मोर अभाग उद्धि अवगाहो। तो इसमें है आपका सुनी मुनिवचन राम रुख पाई। अगला है आपका सूरदास के पद की किस जिक्त में उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन है लत लटकनी मनुमत मधुपगन या फिर घुटुरुनी चलत रेणु तनमंडी। अगला है चारु कपौल लोचन या अगला है आपका कठुला कंठ व्रज केहरी नख। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है पहला। चलिए नेक्स्ट आपका मीरों के पद की विशेषता नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी नहीं है, आपको ध्यान से ऑप्शन को देखना है। तो मीरों के पद की विशेषता क्या नहीं है? मुहावरों का प्रयोग या प्रेम को छुपाना या दृढ़ता एवं साहस, तो या फिर माधुर्य भाव। तो प्रेम को वो नहीं छुपा पाते, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लाक्षणिकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है चट्टानों की छाती से दूध निकालो या वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। अगला है आपका स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है या बाहरी वस्तु नहीं भीतरी गुण है। तो देखिए परशुराम के उपदेश पाठ की किस पंक्ति में लाक्षणिकता है? वो है आपका कि चट्टानों की छाती से दूध निकालो। या फिर ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ है जैसे कि गुसल पाठ का उद्देश्य क्या है? तो गुसल पाठ का उद्देश्य है हंगामा खड़ा करना या स्थितियों को बदलना या पर्वतों को पिघलाना या फिर आग जला देना। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है स्थितियों को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भेड़िया कविता की भाषागत विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मकता या तत्सम बहुलता, स्वाभाविकता या सरलता। तो देखिए जो भेड़िया कविता है उसकी भाषागत विशेषता जो है वो नहीं है तत्सम बहुलता। इसमें अथवा करके भी दूसरा ऑप्शन है गजल पाठ में आग किसका प्रतीक है? आग देखो आग किसका प्रतीक है? भूख का, शोषक व्यवस्था का, यातना का या परिवर्तन की चेतना का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका परिवर्तन की चेतना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ है, संस्मरण है, मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जो पाठ है वो किस विधा का है? संस्मरण है, शब्दची है, रेखाचित्र है या संस्मरणात्मकता रेखाचित्र है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका चौथा यानी संस्मरणात्मकता रेखाचित्र है। चलिए देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है, किसकी बात की गई है? स्मृति की विशेषता की या सुभद्रा कुमारी चौहान की या स्वाधीनता आंदोलन की या फिर स्कूल के दिनों की। तो देखो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो पाठ है उसके स्टार्टिंग में बात की गई है स्मृति की विशेषता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता नहीं बताई गई है। उनकी हंसी में कौन सी विशेषता नहीं है? साधारण, सरल विश्वासयुक्त, संक्रामक या निश्चित तृप्तियुक्त। तो देखो साधारण ये विशेषता नहीं है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? बताइए चार ऑप्शन में से। हरिजनों के पक्ष में संघर्ष करना, गृहस्थ धर्म को पूरी तरह त्यागना, परंपरा का पूरी तरह पालन करना या मृत्यु की चर्चा का विरोध करना। तो देखो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है परंपरा की पूरी तरह पालन करना। ठीक है, परंपरा का पूरी तरह पालन करना। इसमें अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी है, जहाँ पर अथवा दिया जाए वहाँ पर आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। डायरी में सबसे पहले लिखा क्या जाता है बताओ? तो डायरी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पहला ऑप्शन है केवल दिन दिनांक नहीं, लेखक का नाम, दिन दिनांक और स्थान, लेखक का नाम और दिनांक। तो देखो डायरी में सबसे पहले लिखा जाता है लेखक का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता क्या नहीं मानेंगे? क्या विशेषता नहीं है इसकी? तो चार ऑप्शन है आपके सामने और इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका पहला। चलिए अंडमान डायरी, इस पाठ में लेखक जब सेल्यूलर जेल गया तो उसके सामने किसकी वास्तविकता सामने आ गई?
अंग्रेजों के सभ्य होने की, देश प्रेमी होने की, आज़ादी के सपनों की, या भूख और बीमारी की। ठीक है, यानी जब अंडमान डायरी इस पार्ट में लेखक सेल्यूलर जेल गया तो उसके सामने जो है वास्तविकता किसकी सामने आई, अंग्रेजों के सभ्य होने की। यानी उसको लगता था कि अंग्रेज जो है वो सभ्य होते हैं, जबकि ऐसा नहीं लगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान डायरी में लेखक ने क्रांति के नारे लगाने वालों को पागल कहकर किस व्यंग्य पर किया है। ठीक है, पागल कहकर किस पर व्यंग्य किया है, किस पर व्यंग्य किया है। पहला है देशभक्तों को फांसी देने वाले अंग्रेजों पर, दूसरा है उन समझदार लोगों पर जो कोई जोखिम नहीं उठाते, तीसरा है सावरकर के बारे में गलत धारणा रखने वालों पर, या चौथा है सावरकर पर क्योंकि वे दूसरे कैदियों की खबर नहीं रखते थे। तो देखो, अंडमान डायरी में लेखक ने क्रांति के नारे लगाने वालों को पागल कहकर किस पर व्यंग्य किया है, वो क्या है, देशभक्तों को फांसी देने वाले अंग्रेजों पर। ठीक है, उन पर व्यंग्य कसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान डायरी में काला पानी का क्या अर्थ है, बताओ। वह स्थान जहां से लौटने की उम्मीद नहीं होती, पोर्ट ब्लेयर में बहाए गए आंसू, मूगिया पहाड़ी द्वीप, या हरा नीला समुद्री पानी। अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ है कि वो जगह जहां से लौटने की उम्मीद नहीं होती। अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी है, रीढ़ की हड्डी पाठ में यथास्थिति का सर्वाधिक विरोध कौन सा पात्र करता है, प्रेमा, शंकर, उमा, या राम स्वरूप। तो देखो, उमा करती है रीढ़ की हड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान डायरी में लेखक ने समझदार लोगों के लिए कहा है कि वे चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं। आप इसकी जगह किस प्रचलित वाक्य का प्रयोग करेंगे। दूध भी फूंक फूंक कर पीते हैं, पानी भी फूंक फूंक कर पीते हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, या फिर हवा भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तो देखो, हवा तो पी नहीं जाती है ना, और इसमें चाय भी फूंक पर पिए जाते हैं, ये तो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। हमारे यहाँ कहावत होती है कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, है ना। किस किस के यहाँ पर ये कहावत कही जाती है या आपने सुनी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इस कथन से पता चलता है, क्या पता चलता है, कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद व्यापार करना चाहते हैं। दूसरा है कि गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी बिजनेस है। तीसरा है कि शंकर और उमा व्यापारी हैं, या फिर उमा बिजनेस करना चाहती है। तो देखो, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इस डायलॉग से ये पता चलता है कि गोपाल प्रसाद की नज़र में शादी यानी विवाह भी बिजनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के अनुसार बंधन से मुक्ति से स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला, कि सामाजिक व पारिवारिक मान्यताओं और रूढ़ियों से मुक्ति, अंग्रेज शासनों से मुक्ति, तार्किक और मानवीय, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके राइटिंग सेक्शन से लिया गया है, जो कि औपचारिक पत्र का। देखो, यहाँ पर पत्रों से, निबंधों से, इनसे रिलेटेड और आपके ग्रामर भी के क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। तो औपचारिक पत्र का अंग नहीं है, कौन सा अंग नहीं है, प्रारंभ, प्रियवर संबोधन, मुख्य विषय, या समापन। तो देखो, प्रियवर संबोधन, जब आप किसी को औपचारिक पत्र लिखते हो तो उसको प्रिय आप नहीं कहते। औपचारिक का मतलब किसी अधिकारी को इस तरीके से, मतलब जो आपका फॉर्मल लेटर होता है, तो उसमें आप प्रियवर ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, ये तो आप किसी अनौपचारिक पत्र में करते हैं। अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी है कि कार्यालय पत्राचार का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसमें आपका टिप्पण है, ये जो है कार्यालय पत्राचार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत जो है वो टाइप सेटिंग शामिल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अथवा करके दूसरा है इसमें कि किस प्रौद्योगिकी में प्रयोगकर्ता को इंटरनेट के एक सर्वर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन आपके जो है वो लास्ट में जो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ से लिए गए हैं, है ना। तो ई लर्निंग, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, या वेबसाइट। तो देखो, ई लर्निंग इसमें आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है वो एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे, और अभी आपके जो 1 मार्क या 2 मार्क में होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 3 के उत्तर देने हैं एक शब्द या एक वाक्य में। पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, अंडमान डायरी किसने लिखी है, तो श्रीकांत वर्मा ने। यहाँ पर आपको नाम बता देना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। कांकी किस प्रकार का एक माध्यम है, द्रव्य और दृश्य दोनों, यानी देखने और सुनने दोनों का। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ कौन सी विधा में लिखी गई है, संस्मरण। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको 3 के आंसर करने हैं एक शब्द या एक वाक्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सही गलत में दीजिए, यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन है कि 4 में से 2 के आंसर आपको करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अनुच्छेद लेखन में विषय केंद्रीयता आवश्यक है।
जी हाँ, आवश्यक है, सही है ये। रिपोर्ट में घटना का तथ्यपरक वर्णन नहीं होता है, गलत होता है। परिपत्र कार्यालय पत्राचार का अंग है, सही। बंगाल गजट अखबार सन 1870 में निकला, तो ये गलत है। ठीक है, तो सही गलत भी आपके लिए आएंगे 1 मार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 7 के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। यानी 7 से ज़्यादा आपको दिए होंगे, उनमें से 7 क्वेश्चन पर आपको सही जवाब देना है। तो देखिए काव्यांश है आपका कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ठीक है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है कि हो गया है, पीर में संकेत है, किस चीज़ का संकेत है? 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका सही है कि शासन की प्रशंसा का। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ के इसको पढ़ना होगा ताकि आप सही ऑप्शन को टिक कर पाओ। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य की पीड़ा को किसके समान माना गया है? तालाब के समान माना गया है। इसमें पीड़ा का अर्थ नहीं है, क्या अर्थ नहीं है? समानता। नेक्स्ट है इस गद्यांश की शैली कैसी है? तो ये गजल शैली में लिखा गया है। ठीक है, दोहे में नहीं है, गजल शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है इसमें दीवारों से तात्पर्य नहीं है, संगी साथी की। चलिए, हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य क्या है? समाधान। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसे ही समाधान किसी चीज़ का जैसे होता है। बुनियाद का उपयुक्त अर्थ है, क्या अर्थ है? नींव। बुनियाद का मतलब होता है नींव, भी बुनियाद बोला जाता है। ठीक है, चलिए, मकसद का अर्थ, यहाँ अर्थ क्या है? मकसद का अर्थ होता है उद्देश्य, जैसे कि उर्दू में मकसद कह देते हैं और हिंदी में उद्देश्य। चलिए, नेक्स्ट है कवि बदलाव का आग्रह कर रहा है, किससे आग्रह कर रहा है? राजनेताओं से, स्वयं से, सैनिकों से या देशवासियों से? तो सभी देशवासियों से बदलाव का आग्रह वो कर रहा है। कवि के अनुसार लाश का क्या अर्थ है? लाश का अर्थ है निष्क्रिय लोग, यानी जो वो लोग जो बिल्कुल भी क्रिया नहीं करना चाहते, उन लोगों को कवि ने यहाँ पर लाश कहा गया है। तो आपको इन सभी प्रश्नों में से 7 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे एग्जाम में। इसी तरीके का कोई आपको जो है दिया जाएगा। इसके अलावा एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार का कि भाई इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित किन्हीं 7 प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कि यह दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वो है जिसका मन वश में है, दुख वो है जिसका मन परवश है, यानी दूसरों का खुशामद करना है ना, किसी की जो है चापलूसी करना। तो इसको आप पढ़ोगे, ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिंपल सा होता है और इसके आधार पर आपको क्या करना है? आंसर करना है। ये आपका जो है कुटज पाठ से लिया गया है, मतलब आपका सीन पैसेज है, ये देखा हुआ पढ़ा हुआ पैसेज है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। गद्यांश के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है परवश होने का क्या अर्थ नहीं है? ठीक है, स्वाभिमानी नहीं है। तो ये इस प्रकार इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? कुटज है। पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने सभी पाठों को अच्छे से पढ़ोगे तो जब उनमें से गद्यांश दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप उनको समझ करके लिख सकते हो। मिथ्या का उपयुक्त अर्थ नहीं है, तो मिथ्या का जो सही अर्थ है वो है झूठ। ठीक है, तो ये इस तरीके के 7 प्रश्न आपको जो है सही मतलब विकल्प लगाने होंगे। अगर ये PDF आपको चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम को जाइए, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये है आपके निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नों में से किन्हीं 10 के उत्तर लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 25 से आपके जो है व्याकरण यानी ग्रामर संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उनमें से भी आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। विलोम शब्द रिलेटेड प्रश्न है आपका कि विलोम शब्द लिखिए। विकास और विदेशी। विकास और विदेशी का विलोम शब्द क्या है? विकास तन और विदेशी का स्वदेशी। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं आपको। ठीक है, तीव्रता यानी ता प्रत्यय हो गया और सुदृढ़ का सु उपसर्ग। तो आप देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। विराम चिन्ह का मतलब ऐसे विराम चिन्ह बोलते हैं जिसको। हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, यानी हाय के बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर डर के मारे, फिर उसके बाद कोमा और मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। तो पहला है इसमें शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ और दूसरा है रामू को काट कर फल खिला दो। तो पहला शुद्ध वाक्य है कि साइकिल रैली का समापन शुक्रवार को पोरबंदर में हुआ। दूसरा है फल काट कर रामू को खिला दो। ये शुद्ध है, इनके उल्टे सीधे से दे देंगे, आपको शुद्ध करके लिखने हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाइए। मतलब 2 दिए जाएंगे और उनको जोड़कर आपको संयुक्त करना है।
एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। इन सभी को आपको मिला करके एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि एक रात मेरे घर चोर आए और बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। इस प्रकार आपको जोड़ करके एक करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का शुद्ध रूप आपको लिखना है। श्रीमती का शुद्ध रूप क्या है? देखो, श्रीमती छोटे ई की मात्रा यहाँ तय पर लगी हुई है, जबकि बड़े ई की मात्रा लगती है आपकी, तो श्रीमती ये गलत लिखा हुआ है और इसको सही इस तरीके से लिखते हैं। रुपया, रुपया आप देख सकते हैं ये रहा, तो इस तरीके से लिखना है। चलिए, वैसे रुपया तो ठीक ही है। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित को भाववाच्य में बदलिए। मैं चल नहीं सकता, भाववाच्य में बदलना है तो इसमें लिखेंगे कि मुझसे चला नहीं जाता। संधि विच्छेद करना है आपको जन्मोत्सव और स्वाधीन दो शब्दों का। तो संधि विच्छेद में आप क्या करेंगे, जन्मोत्सव ये जो शब्द है इसकी संधि विच्छेद करने पर ये शब्द आपका आएगा जन्म उत्सव, यानी अलग करके, संधि का मतलब तोड़ के इनको लिखना है। स्वाधीन, इसका संधि विच्छेद है स्वाधीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए और देशभक्ति और रात दिन। तो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष और रात दिन द्वंद्व। नेक्स्ट है इक प्रत्यय से दो शब्द बनाइए। इक आपका प्रत्यय है तो इससे दो शब्द बनाने हैं। राजनीतिक, तो देखिए आ गया यहाँ पर इक, और ऐसे ही आर्थिक, तो यहाँ पर आ गया इक। तो ये आपके प्रत्यय है, यानी जो शब्द पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना। इस मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, बड़ी बात काक थोथे शब्दों में कहना। तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे कि बड़ी बात को थोथे शब्दों में कहना, थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्दों में कहना, थोते नहीं, थोड़े शब्दों में कहना। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? उत्तर, अवयव्यमान समास। कौन सा समास है बताइए? तो अवयवी भाव। नेक्स्ट है सदैव शब्द में स्वर संधि का कौन सा भेद है? उत्तर, वृद्धि सची, तो वृद्धि संधि। नेक्स्ट है कोई शब्द में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो अनिश्चयवाच्य। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो देखिए, ये ग्रामर रिलेटेड आपके 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ के उसकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काव्यांश है, इसकी व्याख्या आप इस प्रकार कर सकते हैं। इसकी व्याख्या आप जो है हेडिंग के साथ डिटेल में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है ये रहा आपका, ये आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको बताना है संदर्भ लिखा किसने है और ये व्याख्या बिंदु आपको सब इसमें देने हैं। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर 50-60 शब्दों में आपको लिखने हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से 2 के प्रश्न आपको 50 से 60 शब्दों में, यानी 5 से 6 लाइनों में आपको देने हैं। जैसे कि पहला है, पठित दोहों के आधार पर बिहारी की किन्हीं 3 भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी करिए। जब आप पढ़ेंगे अपने कवि तो उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर बिहारी की 3 भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी करने को बोली गई है। तो जो आपने पाठ पढ़ा होगा उस पठित दोहों में बिहारी की भाषागत विशेषताओं का प्रतिपादन होता है। उनकी भाषा उत्साहजनक है, सादगीपूर्ण और प्राकृतिक होती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार कविता का मूल संदेश क्या है? ठीक है, तो संयुक्त परिवार आपकी एक कविता है, उसका मूल संदेश आपको बताना है। पहला है कि संयुक्त परिवारों का टूटना, एकल परिवारों में बढ़ोतरी। ठीक है, मानवीय संबंधों का टूटना, परिवार का बिखरना, पीड़ा के माध्यम से संबंधों और परिवार को बचाने की आवश्यकता की अभिव्यक्ति। नक्शे, इस कविता में पर्यावरण के प्रति चिंता किस प्रकार व्यक्त हुई है? तो यहाँ पर आपको ये आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 28, जिसमें जो है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, है ना। तो ये आपको पढ़नी है, आपका एक काव्यांश है, कविता है ये। इसको पढ़ के इसके आधार पर आपको ये प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए अगला आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस बेस्ड एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड आपको आंसर लिखना है। जैसे कि अपने जीवन की किसी घटना का, किसी एक घटना का उल्लेख करिए कि जब किसी दृश्य को देखकर आप में स्फूर्ति का संचार हो गया हो। मतलब कोई भी ऐसी घटना आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि इस चीज़ को देखकर आपको कैसा लगा या क्या हुआ। तो यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो आपसे कहा गया है कि कोई एक अपने जीवन की ऐसी घटना बताओ जब किसी ऐसे सीन को आपने देखा हो जिसको देखकर आपके अंदर एकदम मतलब जोश आ गया हो। तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कोई भी कहानी बना करके लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले मैं एक गरीबी से भरा मैं गाँव गया था, वहाँ मैंने एक बच्चे को देखा जो बिना किसी शिक्षा और सामूहिक संगठन के समर्थन के अपने प्रयासों से बहुत कुछ हासिल कर रहा था, है ना। उसको देखकर मेरे अंदर भी एक जोश जाग गया, ये है वो। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने तुम्हें वंचित नहीं किया है, तुमने अपने आप को वंचित किया है। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्बलता ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। तो ये कविता है, किसने लिखी है, इस माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको बताना है। तो देखिए आप बता सकते हैं, यह कविता हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और इसके माध्यम से वे एक पीढ़ी के समझदारी और दृढ़ संघर्ष को उजागर कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा 2 पीढ़ियों का संघर्ष, तो ये आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी है, अथवा करके अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पर भी इस तरीके से एक बताया गया है, आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसके बेस्ड पर यू हैव टू आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में अपना क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये। निम्नलिखित, ये जो अगला क्वेश्चन है वो 30 नंबर का है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं, है ना। ये आपके पाठों से लिए गए हैं, जो आप पाठ पढ़ेंगे। तो 3 में से आपको 2 के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, चीफ की दावत इस कहानी से लिया गया है कि इसमें बताओ मध्यम वर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति किस तरीके से हुई है ना। इसके अलावा ख में है कि कुटज पाठ में लेखक स्वार्थ के लिए जीने का खंडन किस तरीके से करता है। तीसरा है, पीढ़ियों और गिट्टियां इस पाठ में वयोवृद्धों की शारीरिक स्थिति और इच्छाओं को लेकर किस प्रकार बताया गया है। तो 3 में से आपको बेसिकली 2 का आंसर करना है ना। 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको 4 में से करने हैं। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में वयोवृद्धों की शारीरिक स्थिति और इच्छाओं को किस प्रकार कहा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चन है जिसमें से आपको दिए जाएंगे। मैं यही तो सोच रही थी कि 3 ही दिए जाते हैं, तो 3 में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश आपको यहाँ पर दे देंगे और ये पूरा गद्यांश है ना। ज़्यादा टफ नहीं होगा, आसान से शब्दों में होगा और इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको करने हैं। जैसे कि बताओ गद्यांश में किन 2 स्थितियों की तुलना की गई है। जब आप पढ़ोगे तो आप आंसर कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये टोटल 5 क्वेश्चन हैं आपके, इसमें जो गद्यांश रिलेटेड आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में। जैसे कि शुरू में बताया गया था कि 50 से 60 शब्दों में क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका राइटिंग सेक्शन से है, यानी पत्र लेखन रिलेटेड ये प्रश्न होगा। इसमें आप देख सकते हैं, मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी क्रियाकलापों की जानकारी मांगी गई है। तो इसके बारे में जानकारी देते हुए आप अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पण लिखिए, है ना। तो ये टिप्पण है आपका, टिप्पण लेखन के लिए इसमें कहा गया है, राइटिंग सेक्शन से ही है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को लिखना है और यहाँ पर आपका ये आंसर इसका फिनिश होगा। इसके अलावा एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए आवेदन किया है, उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार करिए। तो पत्र लेखन के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इसके फॉर्मेट को समझना है और प्रैक्टिस करनी है पत्र लेखनों की, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। फिर से आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं ये रहा हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रश्न है ये। सामान्य व्यवहार की हिंदी भी हिंदी का एक प्रयुक्ति क्षेत्र है। इस कथन के पक्ष में उदाहरण टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर कर देंगे। इसके अलावा वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी की 3 विशेषताओं का उदाहरण सहित उल्लेख करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 80 से 100 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला आंसर के जनसंचार माध्यम आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम यानी एक जो है पुल का काम करते हैं। तो उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये हेडिंग के साथ डिटेल आपको देनी है, तभी आपका आंसर और इम्प्रेसिव लगेगा और उस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ख में है कि ई पेपर की उपयोगिता पर आपको टिप्पणी लिखनी है और एक समाचार लिखकर प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा का पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिखा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए जल्दी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस प्रकार का ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहाँ इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से भी कई सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। सो इसको भी एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना और टाइम सेट करके प्रैक्टिस करना। जब आप अपनी प्रिपरेशन कर लो, देखो कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन
अटेम्प्ट कर पाते हो और उनका आंसर किस प्रकार लिख पाते हो। ठीक है, बाकी TMA की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको इसी प्रकार हिंदी की तरह इंग्लिश में भी, एनआईएएस की इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आप एनआईएएस के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो न्यू सेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो लर्न इंग्लिश को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।